नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विराज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के इकाई 11 अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पर आधारित जो भी बेसिक है उसको बताऊंगा और साथ ही में इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको भी हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर इकाई 10 तक के सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो न देखे हों तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि समांतर माध्य किसे कहते हैं। तो देखिए, सजातीय आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल, सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला। यानी कि हमको अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि सभी आंकड़ों का योगफल कर लेंगे और उसके बाद फिर आंकड़ों की संख्या से उसको भाग कर देंगे तो हमारा समांतर माध्य निकल आएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर के समांतर माध्य की परिभाषा क्या हो जाएगी कि सजातीय आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आंकड़े जो हैं वो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn दिए हुए हैं जैसे। तो यहाँ पर इनका योगफल करेंगे इस तरीके से x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn तक मान लीजिए आंकड़े हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए n का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है आंकड़ों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n यानी कि आंकड़ों की संख्या से ही इसको भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा समांतर माध्य निकल आएगा। समांतर माध्य को m से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर देखिए जो है आंकड़ों का योगफल जो है उसको इस तरीके से सिग्मा x लिख सकते हैं। सिग्मा का मतलब होता है कि योगफल। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा x अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस प्रकार से समांतर माध्य का ये फार्मूला हो जाएगा और इसी फार्मूले की सहायता से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, यदि पदों के साथ साथ उसकी बारंबारता भी दी हुई हो तब हम जो है समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए पद इसी तरीके से x1 x2 x3 और इस तरीके से xn तक दिए हों और जो है उनकी बारंबारता मान लीजिए इस तरीके से दी हुई हो f1 f2 f3, इस तरीके से f3 डॉट 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 यानी कि ये इस तरीके से दी हुई हो, तब हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर यानी कि बारंबारता भी दी हुई हो तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए f1 x1 प्लस f2 x2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा f3 x3 डॉट 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 यानी कि जहाँ तक भी ये दिया हो वहाँ तक हम लिख लेंगे और बटे फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पर बटे कर लेंगे f1 प्लस f2 प्लस f3 यानी कि बारंबारता जो भी दी हुई हो उनका योगफल कर लेंगे। जहाँ तक भी बारंबारता दी हुई हो उनका योगफल कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमको करना क्या है कि जो पद दिए हुए हों और जो उनकी बारंबारता दी हुई हो उनका जो है गुणनफल ज्ञात करना है और गुणनफल कर करके फिर जो है उनका योगफल ज्ञात करना है। यानी कि हमको क्या करना है, सिग्मा fx ज्ञात करना है और फिर बटे जो है देखिए यहाँ पर जो है बारंबारता का योग किया गया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सिग्मा f यानी कि बारंबारता का योग करना है। तो इस प्रकार से
जो है यहाँ पर पद और जो उनकी बारंबारता है उनका गुणनफल जो है ज्ञात करके फिर उसका योगफल जो आएगा उसको जो है बारंबारता के योगफल से भाग करेंगे। तो योगफल के बारंबारता जो है योगफल से भाग करने पर क्या होगा कि जो है यहाँ पर जो है ये निकल आएगी समांतर माध्य, यानी कि इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान एन, यानी कि जो ये बारंबारता आएगी ये पदों की संख्या ही होगी। तो इस प्रकार से सिग्मा एफ एक्स अपान एन भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यही समांतर माध्य का फार्मूला हो जाएगा जब बारंबारता भी दी हुई हो तब, और जैसे बारंबारता ना दी हुई हो सिर्फ पद दिए हों और पदों की संख्या, तो इस प्रकार से ये फार्मूला लगा करके जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, फिर 45 है, 44 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले फार्मूला जो है लिखाए हैं वही फार्मूला हम लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे उनकी संख्या, या कह लीजिए पदों की संख्या, पदों की संख्या। क्या हो जाएगा फार्मूला, देखिए समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, यानी कि जो ये पद दिए हुए हैं इनका योग करना है और इनकी संख्या से इसको भाग करना है। तो यहाँ पर सभी पद जो है योगफल के रूप में लिख लेंगे इस तरीके से। देखिए पहला पद है 56, फिर 42, फिर 40 और फिर है 38, फिर प्लस 52, फिर प्लस 48 और फिर प्लस 45, और फिर देखिए यहाँ पर नीचे लिखे ले रहे हैं आप लोग, एक लाइन से ही लिखना, यानी कि ऐसे इस हिसाब से लिखना कि एक लाइन में ही आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लिख चुके हैं 45 तक, फिर हो जाएगा 45 और फिर 44 हो जाएगा और फिर 40 हो जाएगा। अब इसका होल बटे, यानी कि इस पूरे के बटे में हम क्या लिखेंगे, इस पूरे के बटे में लिखेंगे इनकी संख्या, यानी कि ये कितने पद हैं। तो यहाँ पर इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं। तो यहाँ पर हम बटे में 10 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इनका हम योग करेंगे। तो देखिए इनका योग आएगा 450। देखिए मैंने ऑलरेडी इनका योगफल कर लिया था जिससे ज़्यादा टाइम लॉस ना हो। तो यहाँ पर देखिए इनका जो है योगफल क्या होगा 450। देखिए आसान संख्याएं हैं, आप लोग योगफल आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इनको जब जोड़ोगे तो 450 आएगा, फिर बटे हमको क्या कर देना है 10 कर देना है। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो इस प्रकार से हमारा समांतर माध्य 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किया जा सकते हैं, यानी कि पद दिए हों तो हम क्या करेंगे कि समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, सीधे से यहाँ पर सभी पद जितने भी दिए हुए हैं उनका जो है योगफल कर लेंगे, और योगफल कर करके फिर जो है जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनको गिन लेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, उससे हम इसको भाग कर देंगे योगफल को, और इस प्रकार से हमारा समांतर माध्य निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, यानी कि समांतर माध्य से ही संबंधित है, लेकिन जो है यहाँ पर बारंबारता भी दी हुई है। तो बारंबारता दी हुई हो तो हम कैसे समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, अभी आप लोगों को ऊपर बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नवत हैं। देखिए भार किलोग्राम में दिया हुआ है। देखिए 40, 41, 42, 43, 44, 45 इस तरीके से भार दिया हुआ है, और फिर बारंबारता दी हुई है, यानी कि जो है
यहाँ पर देखिए 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो 40 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 8 हैं। यानी कि बारंबारता यहाँ पर दी हुई है कि 40 किलोग्राम वाले विद्यार्थी जो हैं वो कितने हैं? 8 हैं। इसी तरीके से 41 किलोग्राम वाले विद्यार्थी कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पर फिर 42 दिया हुआ है, 42 वाले कितने हैं? 6 हैं। 43 वाले 10 हैं, और 44 वाले 6 हैं, और 45 वाले 6 हैं। तो इस प्रकार से जो है किलोग्राम में भार और उनकी बारंबारता दी हुई है। अब नीचे दिया हुआ है कि कक्षा के विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है सारणी बना रखी है। यहाँ पर देखिए किलोग्राम में जो है यहाँ पर देखिए भार दिया हुआ है विद्यार्थियों का, और यहाँ पर बारंबारता दी हुई है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है? एक्स और एफ यानी कि जो है यहाँ पर बारंबारता का इससे जो है गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गुणा करके हम लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 320, और फिर यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और फिर 4 चौक 16 यानी कि 164 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 चौक 24 एक 25 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो 430 हो जाएगा, और फिर जो है इसका गुणा करेंगे देखिए तो 6 चौक 24, 24 का 4 हो जाएगा, और 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 264 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 का 0 हो जाएगा, और फिर 6 चौक 24 और 24 तीन 27 यानी कि 270 हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये x इंटू एफ निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है इनका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है। तो देखिए इनका हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 2 6, 6 4 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक बचा, एक अब क्या करेंगे? इसमें जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 6 3 9, और 9 5 14 हो जाएगा, और 14 3 17 हो जाएगा, और 17 और 6 कितना हो जाएगा? देखिए 17 6 23 हो जाएगा, और 23 और 7 30 हो जाएगा, 30 का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 बचा, अब 3 इसमें जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 7 7 2 9 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा, और 13 2 कितना हो जाएगा? 15, और 15 2 17। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए 1700 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इनका गुणनफल का जो योग किया गया है वो कितना आ जाएगा? 1700 आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए बारंबारता का हमको योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसको भी जो है जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 4 12 हो जाएगा, और 12 6 18, 18 10 28, और 28 और 6 कितना हो जाएगा? 28 6 34, और 34 और 6 कितना हो जाएगा? 34 और 6 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका भी योगफल निकल आया है। अब हम क्या करेंगे? अब सीधे से हम जो है समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे, और जो है समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? देखिए समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, जो ये निकाले हैं, बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लिख लेंगे, और फिर देखिए 1700 बटे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 से इसको भाग कर लेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। साइड में चाहें तो करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 से 170 को भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 यानी कि 4 बार पहले जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे, और फिर देखिए कितनी बार जाएगा? 4 दूना 8, यहाँ पर 2 बार जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर जो है घटाएंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर बढ़ाएंगे 0, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है 42.5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इस तरीके से लिख लेंगे 42.5, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बारंबारता दी हुई हो तो हम जो है आसानी से समांतर माध्य निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका से संबंधित, यानी कि माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए माध्यिका हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, यानी कि जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा विषम संख्या में हो तो उसके लिए हमारा दूसरा फार्मूला होता है, यानी कि हम दूसरे फार्मूले से याद करते हैं। और जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरे फार्मूले से ज्ञात करते हैं। यानी कि सम और विषम के दो फार्मूले होते हैं और दोनों फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तभी आप जो है माध्यिका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम विषम संख्या, यानी कि जब जो है पदों की संख्या या कह लीजिए आंकड़ों की संख्या विषम हो तब हम जो है माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर n+1 टूवें पद का मान, टूवें पद का मान। देखिए ये होता है जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा विषम संख्या में हों तब ये माध्यिका का फार्मूला लगाते हैं। इससे पहले एक काम और करते हैं कि जो आंकड़े दिए होते हैं उनको जो है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद ये फार्मूला लगाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, यानी कि जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको चाहें तो आप जो है आरोही क्रम में लिख लें और चाहें तो अवरोही क्रम में, यानी कि दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं। और उसके बाद सीधे से फार्मूला लगा दीजिए, माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान, और इसकी सहायता से फिर जो है आसानी से माध्यिका निकाल सकते हैं जब पदों की संख्या विषम हो तब। और जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो उसके लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पदों को व्यवस्थित कर लेंगे, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे और उसके बाद फिर फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस यहाँ पर हो जाएगा n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर माध्यिका का क्या फार्मूला हो जाएगा, जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब यहाँ पर हो जाएगा n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। ये फार्मूला विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका जो शार्ट फार्मूला होता है वो भी अभी आप लोगों को जब क्वेश्चन हल करवाएंगे तो उसमें बताएंगे, यानी कि जब ये फार्मूला आपको याद ना आए तब आप कैसे करेंगे उसको भी अभी जब क्वेश्चन हल करवाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस जो ये फार्मूले बताए गए हैं इन फार्मूलों पर आधारित माध्यिका के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए आंकड़े कौन कौन से हैं और लिख लेते हैं। तो देखिए आंकड़े दिए हुए हैं 148, 151, 153, 145 और 143, 152, 155 ये आंकड़े दिए हुए हैं और इन आंकड़ों की हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इन पदों की जो संख्या है वो सम है कि विषम है, उसी हिसाब से हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर गिन लेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए इनकी संख्या 7 है, यानी कि विषम संख्या आ रही है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि विषम वाली जो है संख्याओं का फार्मूला ये है। तो यहाँ पर यही फार्मूला हम लगा देंगे, माध्यिका बराबर सॉरी यहाँ पर पहले हम जो ये काम बताए थे कि इन आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में लिख लेते हैं, जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। हम भी वही गलती करने जा रहे थे, तो ये गलती कतई न होने पाए, यानी कि इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए आरोही क्रम में इनको कैसे लिखेंगे, देखिए आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पर 143 है, तो इसको पहले हम लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद है 145, तो 145 लिख लेंगे यहाँ पर 145 और उसके बाद फिर देखिए 100
48 है यहाँ पर, फिर 148 लिख लेंगे। और फिर 148 के बाद देखिए कौन सी है यहाँ पर, देखिए 151 है फिर। और 151 के बाद फिर देखते हैं यहाँ पर 152 है, ये देखिए, तो 152 हो जाएगी। और फिर 153 भी है, 153 लिख लेंगे। और फिर जो है 153 के बाद फिर 155 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हो जाएंगी। अब गिन लेंगे सारी संख्याएं हो गई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या यहाँ पर थी। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 संख्याएं पूरी हो गई हैं और ये आरोही क्रम में लिखी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए फार्मूला क्या है, माध्यिका बराबर फार्मूला है, देखिए n+1 टूवें पद का मान, तो यहाँ पर देखिए n कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7+1/2 कर लेंगे। यहाँ पर वें पद का मान लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 8/2वें पद का मान। अब यहाँ पर देखिए इसका जो है भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौको 8, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि चौथे पद का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए चौथा पद कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला जरूर लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 4 को आंसर लिख देंगे तो 4 आंसर सही नहीं माना जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर गलत माना जाएगा। यानी कि जो माध्यिका यहाँ पर निकल करके इस तरीके से आती है तो वो आता है चौथे पद का मान। तो यहाँ से अब हम चौथा पद देखेंगे कौन सा है, तो वो माध्यिका होती है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए चौथे पद का मान कहा गया, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4, चौथा पद है 151। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 151, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है माध्यिका निकालते हैं, यानी कि जो यहाँ पर आंसर आता है इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पर चौथे पद का मान आता है, यानी कि हमको चौथा पद यहाँ से लिखना रहता है। और इसीलिए इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है, क्योंकि अगर आरोही और अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित रूप से नहीं लिखोगे तो यहाँ पर आंसर आपका चेंज हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यानी कि ऊपर जो आंकड़े दिए हुए हैं उसके हिसाब से अगर हम चौथा पद देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, चौथा पद हमारा क्या आ रहा है, 145 आ रहा है, जबकि यहाँ पर आंसर 151 आ रहा है। तो इस प्रकार से इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना जरूरी है। और देखिए अगर अवरोही क्रम में लिखोगे तब आपका आंसर वही आएगा, इधर से गिनोगे 1 2 3 4 तब भी यही आएगा, इधर से गिनोगे 1 2 3 4 तब भी यही आएगा, यानी कि हमारी जो 151 माध्यिका है ये बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए जो है कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर देखिए सम संख्या आ रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा माध्यिका का जो फार्मूला लगेगा वो सम वाला लगेगा। देखिए माध्यिका से संबंधित जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माध्यिका से संबंधित निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन टेट में और एक क्वेश्चन सुपर टेट में मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर डीएलएड से, तो डीएलएड में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ में जो है टेट और सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी से आप लोग माध्यिका निकालना सीख लीजिए, तो आगे भी आप लोगों को जो है इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसलिए जो है माध्यिका यहीं से आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो आप लोग जब पदों की संख्या विषम हो तो उसके लिए आप फार्मूला सीख ही चुके हो, कैसे जो है फार्मूला लगाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर अब देख लेते हैं कि जब पदों की संख्या सम हो तब कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम यहाँ पर भी कर लेंगे कि इनको पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम बराबर
तो देखिए आरोही क्रम में इनको लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखेंगे कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या देखिए 8 है, 8 को लिख लेंगे। और फिर देखिए 9 है, 9 को लिखेंगे। और फिर 10 है, 10 को लिख लेंगे। और फिर देखिए 10 यहाँ पर डबल बार है, इसलिए इसको डबल बार लिख लेंगे। और उसके बाद फिर 11 है देखिए यहाँ पर, तो 11 लिखेंगे। और 11 के बाद फिर देखिए 12 है, 12 को लिख लेंगे। और उसके बाद फिर 13 को लिखेंगे। और फिर 13 के बाद देखेंगे 14 कहीं पर नहीं दिया है, 15 भी नहीं दिया हुआ है, और 16 भी नहीं दिया हुआ है। और फिर 17 भी नहीं दिया हुआ, 18 भी नहीं दिया हुआ। फिर यहाँ पर 19 देखेंगे, 19 को लिख लेंगे। और फिर जो है 20 दिया हुआ है, 20 को लिख लेंगे। और फिर 22 दिया हुआ है, 22 को लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे पद हो जाएंगे आरोही क्रम में। अब जो है हम क्या करेंगे, सीधे से फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर, यानी कि जब पदों की संख्या सम हो तब माध्यिका का फार्मूला क्या लगाएंगे, माध्यिका बराबर होता है n/2वें पद का मान प्लस क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1वें पद का मान, 1वें पद का मान बटे क्या होता है, बटे 2। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए n कितना है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग गिन चुके हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो यहाँ पर 10/2 कर देंगे। यहाँ पर 10/2वें पद का मान हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10/2 प्लस 1वें पद का मान हो जाएगा, पद का मान, और बटे हो जाएगा 2। इस तरीके से बटे 2 कर लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 5वें पद का मान, क्योंकि यहाँ पर सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 5वें पद का मान, और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 2 12 हो जाएगा, 12/2वें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5वें पद का मान देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5वां पद है 11। और प्लस यहाँ पर देखिए 12/2 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर सरल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी 6वें पद का मान। तो 6वें पद का मान हो जाएगा 12, यानी कि 11 प्लस 12/2 हो जाएगा। अब जो है इनका योगफल करके जो है हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा इनका योगफल, 23, और 23/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 23/2 करेंगे तो देखिए 11 दूना 22 हो जाता है। तो यहाँ पर 23 क्या हो जाएगा, 11.5, यानी कि 11.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो 11.5 ही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इस फार्मूले के द्वारा हम जो है माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ये फार्मूला थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कठिन लग सकता है, या याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए जो डीएलएड का एग्ज़ाम होता है इसमें तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लगा के दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए अगर ये फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए तो अच्छी बात है। बाई चांस अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे पदों की जो है संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 में देखिए एक तरफ 4 पद कर दीजिए और एक तरफ 4 पद कर दीजिए। बीच में देखिए 2 पद बचेंगे, उनको जोड़ करके और 2 से भाग कर देना है, और फिर इस प्रकार से माध्यिका निकल आएगी। यानी कि यहाँ पर देखिए 4 पद इधर हो गए और फिर 4 पद इधर हो गए। अब यहाँ पर बीच में देखिए 2 पद बच रहे हैं, वही दोनों जोड़ करके और 2 से भाग कर दीजिए तो आपकी माध्यिका आसानी से निकल आएगी। यानी कि जब टेट या सुपर टेट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर फिर हम ये फार्मूला नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये फार्मूला लगाएंगे तब जो है आपका फर्जी में टाइम लॉस होगा। तो वहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आरोही क्रम में लिख लेना है। और आरोही क्रम में लिखने के बाद हमको क्या करना है कि आधे पद इधर कर देना है और आधे पद उधर कर देना है, और बीच में जो 2 पद बचे उनका योगफल करके 2 से भाग कर दीजिए। तो इस प्रकार से माध्यिका निकल आएगी।
तो इस प्रकार से शॉर्टकट में भी किया जा सकता है, और अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं बहुलक। तो देखिए बहुलक क्या होता है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं और फिर इसको कैसे ज्ञात करते हैं ये आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस विधि में केवल यह देखना होता है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आंकड़े दिए हुए हैं, तो उसमें हमको सिर्फ ये देखना रहता है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है, और वही क्या हो जाता है, उसका बहुलक हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला भी होता है। तो देखिए वो फार्मूला कौन सा होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का, 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। देखिए फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मूला जो है ज़्यादातर लोगों को ये फार्मूला याद नहीं होता है, क्योंकि बहुलक जो है, बहुलक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि बहुलक जहाँ भी ज्ञात करना होता है हम केवल ये देख लेते हैं कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, और उसी को हम बहुलक लिख देते हैं। इसलिए जो है हमको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसीलिए ये फार्मूला जो है स्टूडेंट कभी याद नहीं करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था सुपर टेट का, उसमें सेम यही जो है फार्मूला पूछा गया था, सिर्फ फार्मूला ही पूछा गया था और यही फार्मूला पूछा गया था। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, जिससे भविष्य में फिर टेट या सुपर टेट में पूछा जाए तो आप लोगों का अभी से जो है क्लियर रहे। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य, ये आप लोग याद रखना। और अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है 10, 12, 19, 9, 13, 12, 8, 12, 12, 11, 13, 12 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जैसा भी आप लोगों को बता रहे थे कि जो है बहुलक कौन सी संख्या होती है, जो सबसे अधिक बार आई हो तो वही बहुलक हो जाती है। इसलिए जो है हमको इस फार्मूले की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे से हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है और वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 एक ऐसा पद है जो सबसे अधिक बार आया है, तो इसलिए 12 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुलक जो है बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जब बारंबारता भी दी हुई हो तब जो है हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बारंबारता यहाँ पर दी हुई है, तब हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो बारंबारता का देखिए मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर बारंबारता का मतलब होता है कि जो है कोई भी पद कितनी बार आया है, यानी कि जितनी बार आया है वही उसकी बारंबारता होती है। यानी कि जो 12 है वो 12 कितनी बार आया है, 3 बार आया, तो 12 की बारंबारता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से 16 की बारंबारता क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से 20 की बारंबारता क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। यानी कि जैसे ऊपर देखिए ये पद दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 12 जैसे कितनी बार लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि अगर इस तरीके से हम 12 की बारंबारता लिखते तो यहाँ पर हम क्या लिखते, 5 लिखते, और यहाँ पर 3। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से अगर पद अलग अलग लिखे जाएं ऐसे, तो यहाँ पर 12 3 बार हमको मिलेगा। इसी तरीके से 16 8 बार मिलेगा, 20 26 बार मिलेगा, और 24 6 बार, और 28 3 बार। तो इस प्रकार से पदों की ये बारंबारता हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बारंबारता देख करके हम आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जिस पद की सबसे ज्यादा बारंबारता हो वही पद क्या हो जाएगा, ये बहुलक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे 20 जो है वो 26 बार आया है, यानी कि यहाँ पर इसका जो है बहुलक क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। तो इसका बहुलक हो जाएगा 20, यानी कि 20 जो है वो 26 बार आया है, तो यहाँ पर 20 ही इसका
बहुलक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमको ये आंसर नहीं लिखना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी कि जो बारंबारता होती है उसको हमको जो है बहुलक में नहीं लिखना है, हमको पद लिखना है कि कौन सा पद जो है सबसे अधिक बार आया। तो यहाँ पर तो 26 बार आया है, ये है बारंबारता का मतलब। और यहाँ पर जो पद है वो पद कौन सा है, 20 है। तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।